पूछूं? ठीक है। माननीय मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से सवाल किया था कि समाज कल्याण मंत्री जी अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार में गरीब वर्गों की शादी हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि समय से नहीं मिल रही, जिस कारण गरीब व्यक्तियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मंत्री जी का जवाब था कि सब ठीक चल रहा है। और मेरा इसमें सवाल है कि अभी तक शादी के अनुदान के लिए, मैं जनपद हरिद्वार की बात करूं, 452 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 144 का भुगतान किया गया। इस भुगतान में देरी क्यों हो रही है और इसकी वजह क्या है? प्रश्न दोबारा कर लीजिए। शादी में गरीब वर्गों को शादी में मिल रहे अनुदान के विषय में अब तक हरिद्वार में 452 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष में 144 का भुगतान अभी किया गया है। तो इस भुगतान में देरी क्यों हो रही है, मेरा एक यह सवाल है। और सभी लोगों को, जितने भी हम माननीय सदस्यगण हैं, प्रदेश के सभी लोगों को शादी में पैसा खर्च करने के लिए तो शादी के समय और शादी के पहले जरूरत पड़ती है। तो मेरा एक सवाल यह भी है कि शादी के बाद इस पैसे की व्यवस्था का हम क्या करें? इसको शादी से पहले गरीब वर्गों को, सब लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको शादी से पहले इस पैसे की आप व्यवस्था कराएं। इस विषय में आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं दिया जा रहा है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल स्पष्ट मेरे द्वारा यह जवाब दिया गया है। अभी तक 452 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसके विपरीत 144 लोगों को इसका लाभ दिया गया है। इसमें जो प्रक्रिया है उसमें त्रैमासिक स्वीकृति की जाती है। और माना जैसे जनवरी है तो जनवरी 1 से लेके और फरवरी 28 या 29 तक के जितने भी प्राप्त हमें आवेदन आते हैं तो मार्च में उनका भुगतान किया जाता है, यानी त्रैमासिक आधार पे इसका भुगतान किया जाता है। तो ऐसा पूरी तरह से जिसके भी आवेदन उस बीच में आएंगे उन्हीं को उसका भुगतान किया जाता है। माननीय मंत्री जी, मेरा सवाल यह भी है कि जब व्यक्ति शादी करता है तो पैसे की जरूरत पहले पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि भाई शादी में अगर हमने हलवाई बुलाया तो वो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद पैसे लेगा या 10 महीने बाद पैसे लेगा। और इसमें मैं आपको ग्रामीण अंचल की एक बात आपसे साझा करता हूं सदन के समक्ष। प्रश्न पूछ लीजिए। मैं प्रश्न पे ही आ रहा हूं सर। गरीब व्यक्ति गांव में जब उसको लगता है कि शादी अनुदान में पैसा मिलेगा तो ब्याज पर पैसा उधार ले लेता है। स्थानीय ब्याज बहुत ज्यादा होता है और जब इस अनुदान के पैसे को मिलने में देरी होती है तो बहुत सारा कर्ज उस गरीब के ऊपर बढ़ जाता है। प्रश्न करिए। मेरा प्रश्न आपसे यह है, माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि इस पैसे को शादी से पहले देने की व्यवस्था आप कब तक कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, एक तो मैं सदन को अवगत करा दूं कि समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब वर्गों की शादी हेतु पृथक से कोई अनुदान योजना संचालित नहीं है। आपने गरीब शब्द इस्तेमाल किया, उस नाते में कह रहा हूं। एक मिनट सुन लीजिए। सवाल का जवाब जब आ जाए तब खड़े होइए आप। मतलब मैं बोल ही रहा हूं, उससे पहले आप थोड़ा उत्तेजित न होइए। मेरे पहले नहीं हुआ मंत्री जी, मैं देख रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। पहले उसमें मैंने एक आपसे कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब वर्गों की शादी हेतु पृथक से कोई अनुदान योजना संचालित नहीं है। इसके साथ मैंने कहा है, फिर भी राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री के विवाह, आपने व्यक्ति के शादी का कहा, उसमें भी संशोधन कर दूं, व्यक्ति की पुत्री का विवाह
दोनों शब्दों में संशोधन कर रहा हूँ ताकि सदन को मैं अवगत करा दूं। हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री के विवाह एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवा की पुत्री हेतु 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और जिसका लाभ पात्र लाभार्थियों को ससमय प्रदान किया जा रहा है। जहां तक आपने कहा कि शादी से पहले, चूंकि आप जानते हैं उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जब जो भी व्यक्ति जिसकी पुत्री की शादी होती है, जो उसको आवेदन करेगा उसके ठीक 2 माह उसको समय दिया जाता है, तीसरे माह उसका भुगतान किया जाता है। तो आवेदन की जो व्यक्ति करेगा उसके बाद ही उसको उसका लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी, जब आप संशोधन कर ही रहे हैं और आपने नहीं आप अभी शब्द संशोधन शब्द का इस्तेमाल किया, तो एक संशोधन आप और कर दीजिए सर। एक संशोधन माननीय अध्यक्ष जी एक और करा दीजिए। इसमें जो आय की सीमा है वो 4,000 रुपया प्रति माह है। हमें अधिक लोगों को लाभ देने के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति और लोगों को लाभ देने के लिए इसकी जो सीमा है वो कम से कम 8,000 रुपया प्रति माह आपको कर देनी चाहिए। माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। मंत्री माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से फिर आप मंत्री जी कहेंगे दोबारा बोल दो, इसलिए कृपया मैं बोल रहा हूँ तो जरा सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में कितने धन की व्यवस्था की गई और उसके सापेक्ष कितना खर्च हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जैसा अभी मैंने आपके सामने अवगत कराया कि 3 माह के अंदर हम लोग संबंधित व्यक्ति को उसका भुगतान करते हैं। साथ में जो हमारे यहाँ 2021-22 में 2402 लाख यानी 2200 लाख की हमने धन का प्रावधान किया था और 2022-23 में 3540 लाख रुपए का यानी कि बढ़ा के हमने उसका प्रावधान किया है और अभी तक 1086 लोगों को इसका लाभ मिल गया है। 2420 लाख रुपए की राशि अभी तक अवमुक्त हो चुकी है। प्रश्न संख्या 2। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके मानक क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं और जो आवेदन विभाग के पास आते हैं क्या सारे आवेदन पत्रों पर धनराशि अवमुक्त की जाती है विवाह के लिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं इसके नॉर्म्स क्या हैं। और शादी अनुदान के लिए अवैधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हो अथवा विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला भी अपनी पुत्री की शादी हेतु पात्र होती है। अवैधिक बीपीएल श्रेणी का हो, अंत्योदय कार्ड हो अथवा उसकी वार्षिक आय 15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। शादी अनुदान हेतु परिवार की अधिकतम 2 पुत्री को ही इसको पात्र माना जाता है। इसमें जितने आवेदन पत्र जिले बार आते हैं क्या सभी को आप धनराशि उसमें दी जाती है विवाह के लिए। माननीय अध्यक्ष, सभी आवेदन पत्रों स्पष्ट कर चुका हूं कि जिनके आवेदन आते हैं उसको हम स्वीकार करें। माननीय ममता राकेश जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि आय के मानक हमारे न्यूनतम आय के आधार पर होने चाहिए। महिला एवं बाल विकास में समाज कल्याण की योजना ट्रांसफर हुई थी, हमारी कन्या हमारा अभिमान, उसमें 6,000 मानक कर दिए गए थे। तो हम सबका मेरे ख्याल से हमारे सत्ता पक्ष के साथी भी सहमत होंगे कि कम से कम 8,000 रुपए न्यूनतम आय के आधार पर 8,300 रुपए इसके आय के मानक कर दिए जाने चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आपने बता दिया, प्रश्न से अलग था ये। प्रश्न संख्या 2 श्री ब्रिजभूषण गैरोला जी। पढ़ा लिखा माना जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने समाज कल्याण मंत्री जी से जोर से बोलिए, माइक ऑन करिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी जो उन्होंने कहा है
पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड बहुउद्देश्य वित्त विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के 819 लोगों को लाभान्वित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि योजना के अंतर्गत लाभार्थी को किस किस व्यवसाय के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है और कितनी आयु के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, इसमें जैसा मेरे इस प्रश्न के उत्तर में भी उल्लेखित है कि उत्तराखंड बहुउद्देश्य वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विगत 5 वर्षों में अनुसूचित जनजाति के 819 लोगों को लाभान्वित किया गया और इसका जिस प्रकार से योजनाएं लगभग 4 हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के टर्म लोन के आधार पे अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना यानी बैंक ऋण योजना के माध्यम से और अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना प्रशिक्षण योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति शिल्पी ग्राम योजना प्रशिक्षण योजना के माध्यम से कुल 819 लोगों को इसका लाभ दिया गया। अभी सप्लीमेंट्री पूछ। इस योजना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को व्यवसाय करने के लिए कितना रुपया दिया जाता है और लाभार्थी चयन के लिए कोई समिति बनाई गई है और उस समिति में कौन कौन होते हैं? एक बस हो गया। चार पांच पूछ रहे हैं आप। माननीय अध्यक्षा जी, जैसा हमारे माननीय विधायक जी ने इसका पूछा था किस किस मद में, तो इसमें दुकान के लिए, गाड़ी के लिए, इस प्रकार के योजनाओं में इसका लाभ सरकार इस योजनाओं के द्वारा दिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वरोजगार देने की जानकारी के लिए क्या बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाते हैं जिससे प्रचार प्रसार किया जाए और अभी तक कितने शिविर लगे हैं? माननीय मंत्री जी, लगते हैं शिविर लगाए जाने का व्यवस्था है और जैसे जैसे मांग आती है उसी आधार पे उस पर शिविर लगाए जाते हैं। माननीय प्रीतम सिंह। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में कहा है कि उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विगत 5 वर्षों में अनुसूचित जनजाति के कुल 819 लोगों को लाभान्वित किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन 5 वर्षों में कुल कितने आवेदन जनजाति के लोगों द्वारा सरकार को प्राप्त हुए। माननीय अध्यक्षा जी, मैं थोड़ा सा, जैसे माननीय प्रीतम सिंह जी ने बहुत एक अच्छा सवाल किया, इसमें कुल 819 लोगों को अभी तक इसका लाभ दिया गया है और इसमें 819 लोगों के द्वारा ही इसमें इसका लाभ मिला है और उतने लोगों ने अपना इसमें आवेदन दिया है। थोड़ा मैं क्लियरिफिकेशन इसलिए माननीय मंत्री जी से चाह रहा हूँ। आपका कहना है कि विगत 5 वर्षों में 819 लोगों द्वारा आवेदन किया गया और 100% आपके द्वारा लाभान्वित किया गया, यही है ना? माननीय गोपाल सिंह राणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो बहुउद्देशीय जनजाति विकास निगम से जो लाभान्वित हुए हैं उसमें कितने जनजातीय व्यक्तियों को लाभ स्वरोजगार मिला है और जो हस्तशिल्प और जो आपके इसके हस्तशिल्प से जो उत्पाद होते हैं उसके मार्केटिंग की व्यवस्था क्या की गई है? मार्केटिंग यानी बाजार के लिए क्या व्यवस्था की गई है, उसकी बिक्री के लिए क्या व्यवस्था की गई है? माननीय अध्यक्षा जी, जैसा माननीय सदस्य जी ने सवाल किया है, इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास विभाग निगम के माध्यम से 2017-18, 2019-20 में 37 लोगों को लाभ मिला। अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना में 18-19 से 22-23 तक 335 लोगों को,
अनुसूचित जनजाति जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के माध्यम से 18-19 से 22-23 से 177 को, जहां तक आपने शिल्पी की बात कही है, तो अनुसूचित जनजाति शिल्पी ग्राम योजना के माध्यम से 18-19 से लेकर 22-23 तक 270 लोगों को इसका लाभ मिला है। प्रश्न संख्या 3 माननीय फुरकान अहमद जी पूछे। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में कब्रिस्तानों में 4 दीवारी का निर्माण जो नायब मुस्लिम कब्रिस्तान एवं ईसाई समिति द्वारा प्रावधान था। पिछले वर्ष भी कब्रिस्तानों की 4 दीवारी का 10 करोड़ का प्रावधान था। इस योजना का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और पैसा लैप्स हो गया था। इस वर्ष भी 10 करोड़ का प्रावधान है, मगर अभी तक कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया है। प्रश्न करिए। और न ही पैसा जारी किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या इस वर्ष जो 10 करोड़ का प्रावधान है जल्द कब तक के पैसा रिलीज हो जाएगा और इसे कुछ बढ़ाने आगे भी बढ़ाने का, क्योंकि 600-650 के लगभग कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें अभी तक बाउंड्री नहीं हुई। क्या इस पैसे को बढ़ाया जाएगा और कब तक रिलीज होगा? क्या है? माननीय जी अध्यक्ष जी, जैसे माननीय सदस्य ने खुद ने कहा कि 10 करोड़ रुपए पिछले वर्ष प्रावधानित किया गया था, जिसको जो सही में उसका उपयोग नहीं हो पाया, क्योंकि आपके संज्ञान में मैं लाना चाह रहा हूं कि क्योंकि इसमें जो उस पैसे को जिस योजना जो कब्रिस्तान का जो पैसा था वो अन्य योजनाओं में लगाने का प्रावधान किया गया था। उसके लिए प्रावधान करने के बाद समय सीमा, चूंकि उस समय आचार संहिता लगी थी तो वो पैसा लैप्स हुआ था। अब 10 करोड़ रुपए फिर इसके लिए प्रावधानित किया गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको लगाएं, नहीं तो 10 करोड़ रुपए को इसी मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए दूसरे मद में उसका उपयोग करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि 10 करोड़ रुपए की धनराशि बजट की व्यवस्था 10 करोड़ की गई थी, लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है माननीय अध्यक्ष जी कि नवंबर माह समाप्ति की ओर है और वार्षिक बजट में जो व्यवस्था की गई है मार्च में वो पैसा लैप्स हो जाएगा और आपका कहना है, माननीय मंत्री जी का कहना है कि उस धनराशि को हम अन्य किसी मद में खर्च करने जा रहे हैं। अगर किसी और मद में खर्च करना भी चाहते हैं तो क्या ये संभव है कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए आपने जो धनराशि 10 करोड़ की है, क्या किसी अन्य मद में खर्च करना क्या उचित होगा? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार की मंशा स्पष्ट है कि इस पैसे को लैप्स कर दिया जाए, जिससे कि 10 करोड़ की जो राशि अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए जो धनराशि दी जाती है, बजट में व्यवस्था की जाती है, वो लैप्स होती है और पिछले कार्यकाल में भी ये पैसा लैप्स हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया पिछले वर्ष का, चूंकि आचार संहिता के कारण उसको उपयोग नहीं कर पाए थे। जहां तक इस वर्ष की बात, इस वित्तीय वर्ष की बात है, 10 करोड़ रुपए मैंने कहा कि प्रावधानित किया गया है और हमारा, जैसा मैंने कहा कि मुस्लिम कल्याण के लिए जो पैसा ये 10 करोड़ रुपए लगना है, उसके लिए क्योंकि अभी हमारे पास समय है और उस समय के अंदर हम इस 10 करोड़ रुपए का उपयोग करेंगे। माननीय अनुकुमार राव जी, मैं आपके माध्यम से आपने माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं, क्या जो कब्रिस्तान की 4 दीवारी के लिए धनराशि जारी की गई है और वो बजट की व्यवस्था है, लेकिन वो पैसा अभी तक जिलों में जारी नहीं किया गया है। मेरा कहना है, क्या माननीय मंत्री जी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जनपद वार उनसे कहेंगे कि डीपीआर बनाकर प्रस्ताव भेजें, जिससे कि इसमें धनराशि अवमुक्त हो सके? क्या ऐसा करना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसे कहा कि हम अभी हमारे पास समय है, क्योंकि नवंबर भले आज अंतिम उसमें है और इसके लिए जो भी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक क्षेत्रों में विकास संबंधी निर्माण कार्य होंगे, उसी पे हम इसका उपयोग करें। माननीय अध्यक्ष जी, जो ये सवाल है इसमें कब्रिस्तानों के लिए, शमशान घाटों के लिए हम लोगों ने कई समय पहले जो है कब्रिस्तानों के लिए नहीं, शमशान घाट है कब्रिस्तानों के लिए हमने कई समय पहले जो है खत के माध्यम से जिला प्रशासन को चिट्ठियां भेज दी है। कई महीने हो गए, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी जो है रिलीज नहीं हुआ और समय समाप्ति की तरफ है।
तो ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए भाई, जो पैसा जहाँ के लिए ठीक है, आपने सवाल कर लिया। और कब तक होगा ये, कब तक होगा, इसको जल्द से जल्द कब्रिस्तान के लिए होना चाहिए ना जी, अन्य जल्द से जल्द होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अभी हमारे पे मार्च का समय बकाया है, हम उसको पूरा पैसा उसका सदुपयोग उसका करेंगे। प्रश्न संख्या 4 माननीय के महीने में प्रीतम सिंह, चिट्ठियां आपका भेजी। सवाल हो गया, बैठे। माननीय प्रीतम सिंह परमार जी। प्रश्न संख्या 4 माननीय मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी। वो प्रश्न संख्या 4 प्रश्न आज संख्या थोड़ा सा हुआ है। नहीं, मैं इधर देख रहा, मैंने शायद जैसे कोई सवाल है। माननीय अध्यक्षा जी, नहीं, मैंने प्रीतम सिंह जी ये समझे ना, प्रीतम सिंह जी एक हमारे यहाँ क्या है कि प्रीतम सिंह जी इधर भी है तो इधर भी है, तो मेरे दिमाग सिर्फ इधर प्रीतम सिंह जी की तरफ से आज सुबह से धमका रहे थे, तो इसलिए मैंने हाथ जोड़ते इधर ही की तरफ देखा। वो जो पैसा खर्च नहीं उस टाइम आप ही देख रहे, मैं बोला नहीं, मेरे में लिखा हुआ था, क्योंकि उसके बाद आप इधर से उधर चले गए, इसलिए वो पैसा सदुपयोग नहीं हो पाया। ये उसी पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया। अगर आप देखना चलिए, नहीं, वो पैसा जो बचा था जो नहीं लग पाया उसी का सवाल उन्होंने चलिए। किया। माननीय प्रीतम परमार जी, आप सवाल करिए। मैं पढ़ दूं? पढ़ दीजिए थोड़ा सा। वो उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों के लिए किराया वृद्धि माह फरवरी 2020 में की गई थी। वर्तमान में वाहनों के मूल्य, मरम्मत, ईंधन एवं बीमा पर व्यय में वृद्धि को देखते हुए निगम वाहनों के साथ साथ निजी बसों हेतु तुलनात्मक रूप से किराए में कम वृद्धि की गई है। जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, प्रश्न नहीं उठता। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे उत्तर में आया है कि थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा माननीय मंत्री जी अगर स्पष्ट कर देंगे सदन में, क्योंकि एक तरफ तो आया कि 2020 से अभी तक कोई वृद्धि नहीं की गई, और उसके बाद उत्तर में आ रहा है कि निजी बसों में तुलनात्मक रूप से किराए में कम वृद्धि की गई है, तो थोड़ा दो अलग अंतर आ रहा है, थोड़ा इसको स्पष्ट कर देंगे। आप उत्तर पढ़िए। माननीय अध्यक्षा जी, मैंने अपने आपके प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में किराया वृद्धि माह फरवरी 2020 में की गई, यानी कि अब से पहले 2020 में की गई थी, और वर्तमान में वाहनों में मूल्य, मरम्मत, ईंधन एवं बीमा पर व्यय में वृद्धि को देखते हुए निगम वाहनों के साथ साथ निजी बसों हेतु तुलनात्मक रूप से किराए में मतलब पहले की अपेक्षा कम वृद्धि की गई। इसमें उत्तर आया कि 2020 के बाद नहीं हुआ, लास्ट 2020 हुआ है, उसके बाद उत्तर आया कि तुलनात्मक रूप से जो निजी बसें हैं और परिवहन निगम की हमारी बसें हैं, तो 22 का जिक्र नहीं आया ना, इसलिए तो मैं जानना चाहूंगा, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि कितनी वृद्धि इसमें की गई? मैं बता देता हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा मंजिली गाड़ियों, ठेका गाड़ियों, मालयानों आदि के किराए में संबंध में जो 2022 में वृद्धि की गई, मैं प्रतिशत में आपको बता रहा हूं कि मंजिली गाड़ी जो साधारण श्रेणी की है वो उसका किराया 22% हमने बढ़ाया है, और चार धाम हेमकुंड यात्रा के लिए 27%, नगर निगम केंद्र में 30 किलोमीटर से अनाधिक अर्धव्यास हेतु संचालित बसों के लिए 20%, ऑटो रिक्शा के लिए 20%, टेम्पो के लिए 20%, टैक्सी मैक्सी के लिए 15%, ठेका बस के लिए 20%, और ई रिक्शा चूंकि प्रथम बार किराया इसका निर्धारित किया गया है इसलिए इसमें नहीं किया गया, बाहर वाहनों के लिए 37%, और इसी प्रकार मोटरसाइकिल, एम्बुलेंस, आबाद, ये प्रथम बार किराया इनका निर्धारित किया गया। माननीय मनोज तिवारी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, परिवहन विभाग में जो मृतक आश्रित के पद हैं उनको कब तक भरा जाएगा? एक, दूसरा, जो नए मोटर मार्ग पूर्ण हो चुके हैं, प्रश्न से नहीं है, इससे मोटर मार्ग तो है, उससे आय से संबंधित है मोटर मार्ग, बिल्कुल नहीं है। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी, माननीय अध्यक्षा जी,
बोलिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता रेलेवेंस हूँ। होना चाहिए, बिना रेलेवेंस के मत पूछिएगा, बोलिए। रेलेवेंस ही है? हाँ जी बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो परिवहन अपनी बसें होती हैं परिवहन की जी, ये लोगों को सुविधा देने के लिए है, लॉस प्रॉफिट देखने के लिए है कि हमें नुकसान है या इसमें फायदा है? ये सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है जी कि ये लॉस प्रॉफिट देखने के लिए है, लोगों को सुविधा देने के माननीय लिए? मंत्री जी बताइए। स्वाभाविक रूप से मेरे पास एक जनता को जवाब आया सुविधा ना। देने के लिए है, और क्योंकि जब आदमी सुविधा देता है तो ये भी आंका जाता है कि उसमें लाभ हानि दोनों चीज देखी भी जाती है, लेकिन प्राथमिकता जो है जनता की सुविधा के लिए। माननीय उमेश कुमार जी, आपका हो गया, बैठिए, आपका एक सवाल हो गया। माननीय उमेश कुमार जी, नहीं बैठिए आप। अध्यक्षा जी, मैं बैठिए, हो गया। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। मेरी विधानसभा में बस नहीं चलती है कोई भी, तो मुझे जवाब ये दिया गया तारांकित प्रश्न में कि वहाँ पे हमें नुकसान हो रहा है, बैठिए, इसलिए हम किसी बस का वहाँ संचालन नहीं कर सकते। ठीक है, बैठिए। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2021 में जो कमर्शियल वाहनों को 15 साल की उम्र पूरी हो जाने पर स्क्रैप करने की पॉलिसी आई है, उसके तहत हमारी उत्तराखंड परिवहन की अधिकतर बसें स्क्रैप हो जाने की स्थिति पर हैं, तो उसके लिए इन लोगों ने कोई प्रावधान रखा है कि उस व्यवस्था में क्या करेंगे? क्योंकि पहाड़ में तो देखिए, सवाल का इससे कोई रेलेवेंस नहीं है, इसमें रेलेवेंस नहीं। आप बोलिए विक्रम सिंह नेगी जी, बोलिए। कि पिपलडाली हल्का बहान पुल के ऊपर बस सेवा बंद कर दी गई। ये फिर आप अपने एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। माननीय प्रश्न संख्या 5, माननीय प्रीतम सिंह पंवार जी। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 5। माननीय खाद्य नागरिक आपूर्ति। जी हाँ, पढ़ा हुआ मान लीजिए। इस पे आपने माननीय अध्यक्ष जी उत्तर आया कि जो हमारे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर जो राशन कार्ड धारक हैं, उनको मिट्टी का तेल जो है कोटा 2020 के बाद जो है जनपद बागेश्वर में लास्ट में मिला था, उसके बाद पूरे प्रदेश में कहीं भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या सरकार जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, उनके अलावा क्या ओपन मार्केट में भी व्यवस्था करेगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार मिट्टी के तेल को खुले मार्केट में बेचने की इजाजत प्रदान करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने वर्तमान में सस्ता गल्ले विक्रेता की दुकानों से केरोसिन को बंटवाए जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने पूरे प्रदेश भर में खाद्य विभाग का एक ही उद्देश्य था। जब हम लोग केरोसिन को जब हम सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकानों से वितरित करवाते थे, उसके पीछे जो है वो ईंधन व प्रकाश देना इसका उद्देश्य हुआ करता था। आजादी के समय से लेकर आज तक ये कोशिश रही, जब तक कि पूर्ण प्रकाश और पूर्ण ईंधन से सैचुरेट नहीं हुआ तब तक ये वितरित होता रहा। वर्तमान में माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा निरंतर सभी राज्यों में मिट्टी का तेल का आवंटन कम और समाप्त किया जा रहा है, उसके पीछे का एक उद्देश्य है कि मिट्टी का तेल पर सब्सिडी खत्म करना, धुआं मुक्त चूल्हा रहना, दूसरी ओर राज्य में मैं इन सभी सूचनाओं को नियम 300 के अंतर्गत स्वीकार कर रही हूँ। मैम एक व्यवस्था का प्रश्न। हाँ जी मैम एक व्यवस्था का। माननीय अध्यक्षा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पे सबसे ज्यादा विभाग है सारे मंत्रियों में, अगर लिया जाए इतने सारे विभाग में सब पढ़ूंगा नहीं। जो सोमवार का दिन, क्योंकि बाकी माननीय मंत्री गण जितने, उनसे हमें प्रश्न पूछने का बराबर अवसर मिलता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, जिनके पास सबसे ज्यादा विभाग है, उनका वार कभी नहीं आया। तो मैम इसके लिए हम आपसे मिले भी थे एक बारी, हमने रिक्वेस्ट भी करी थी। मेरी पुनः आपसे अपील है सदन के पटल पे कि अवश्य मुख्यमंत्री जी के जो विभाग हैं, वो जो सोमवार है
वो वार कब आएगा मैम, इसके लिए संरक्षण आपका पूरा उत्तराखंड आपकी तरफ इस समय देख रहा है। ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि अवश्य सोमवार जो प्रश्नकाल है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी संसद में बराबर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित रहना चाहिए। धन्यवाद। मैंने आपको पहले भी कहा है, दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कब वो सत्र चलाना चाहते हैं। इसमें कुछ माननीय मंत्री जी ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट माय प्रेरोगेटिव टू डिसाइड कि किस दिन सत्र शुरू होगा या कहाँ पे सत्र शुरू होगा। माननीय मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, पहुँचाएंगे। आप अपनी इनकी बात तो पहुंचाइए, आप तक आप इन्होंने कह दी है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। नियम 300 के अंतर्गत जी मैं इस बात से सहमत हूं कि जो सदन आहूत किया जाता है वो सरकार पर निर्भर करता है, लेकिन आप सदन में सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान हैं, हम सब लोग सदस्य हैं। हम मैं पूरी बात करूं, उसके बाद आप जाओ। हम सबकी जिज्ञासा है, हम चाहते हैं कि जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उस परिप्रेक्ष्य में हम कैसे अपनी बात आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाएं, तो उसके लिए हमारे सम्मानित साथी सुमित हृदयेश ने सहृदयता से आपसे आग्रह किया कि आप सरकार को निर्देशित करें कि अगर सोमवार को हाउस ना करें तो कम से कम ऐसे दिन किसी दिन मुख्यमंत्री जी के जो विभाग हैं उसके भी प्रश्नों के लिए जो है समय निर्धारित हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। आपकी जिज्ञासा मेरे माध्यम से सरकार तक पहुंच गई है, ये मैंने पहुंचा दी है और मैं नियम और कानून के तहत बंधी हुई हूँ, इसलिए मेरा प्रेरोगेटिव बिल्कुल नहीं है। आज के नियम 300 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री उमेश शर्मा काऊ जी, पढ़ावा माने जाए, पढ़ेंगे, पढ़ावा मान लीजिए। डॉक्टर मोहन सिंह बिस्ट जी, पढ़ावा माने। श्री सुरेश गढ़िया जी, पढ़ावा माने। माननीय श्री खजानदास जी, पढ़ावा मान लिया जाए। माननीय श्री वरोरा जी, पढ़िए, पहली बार मौका है, पढ़िए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। हमारा पूरे प्रदेश में नजूल का विषय है और रुद्रपुर विशेष रूप से नजूल पे बसा हुआ है। लगभग 25,000 परिवार वहाँ नजूल पर आप लिख के दिलाए हैं, केवल उसी को तो उसी के विषय में प्रदेश में वर्तमान उसी को पढ़ेंगे। हाँ जी। प्रदेश में वर्तमान में बनी नजूल पॉलिसी शासनादेश संख्या 880/5/2021-22 में अनेक प्रक्रिया जटिलताओं में है एवं मालिकाना हक हेतु निर्धारित शुल्क बहुत ज्यादा है, जिस कारण से अति निर्धन वर्ग एवं मध्यम वर्ग के नागरिकों को पॉलिसी का लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदेश में अति निर्धन वर्ग के एवं मध्यम वर्ग के नागरिकों को नजूल भूमि पर मालिकाना हक देने के लिए नजूल पॉलिसी का सरलीकरण करके और देय शुल्क को न्यूनतम करना जनहित में अति आवश्यक है, जिससे प्रदेश में नजूल भूमि पर निवासरत गरीब नागरिकों को इसके मालिकाना हक का लाभ मिल सके। अतः इस अति अविलंबनीय लोक महत्व की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रदेश में नजूल भूमि पॉलिसी में संशोधन कर सरलीकरण किए जाने की मांग करते हैं। माननीय प्रीतम सिंह पवार जी, माननीय अध्यक्ष जी, पढ़ावा मान। माननीय विक्रम सिंह नेगी जी, माननीय अध्यक्ष जी, टिहरी बांध से होने वाली कमाई पर उत्तर प्रदेश को 25% की हिस्सेदारी दिए जाने के संबंध में टिहरी बांध से विद्युत उत्पादन कर टीएसडीसी द्वारा कुल कमाई का 25% उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है और उत्तराखंड को सिर्फ 12% रॉयल्टी के रूप में मिल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश से पृथक होने के पश्चात उत्तराखंड राज्य को 25% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, क्योंकि टिहरी बांध उत्तराखंड की भूमि पर स्थापित है और परिसंपत्तियों के बंटवारे में सभी परिसंपत्तियां जो कि उत्तराखंड में है उनसे होने वाली कमाई पर अब उत्तराखंड को ही लाभांश मिलना चाहिए। टिहरी बांध से होने वाली कमाई पर उत्तर प्रदेश को 25% हिस्सेदारी क्यों दी जा रही है, जबकि टिहरी बांध उत्तराखंड के परिक्षेत्र में। इस बांध से निर्माण के लिए परियोजना क्षेत्र के प्रतापनगर, टिहरी, घनसाली विधानसभाओं के निवासियों ने अपने पुरखों के भूमि, घर, नाते रिश्ते छोड़कर हरिद्वार, देहरादून में विस्थापित होने को मजबूर हुए और जो लोग यहाँ पर रह गए बांध परियोजना से प्रभावित होकर उनको अनेकों संघर्ष करने पड़े, जिसमें डोबरा चांठी पुल समय पर न बनने के निर्माण न होने के कारण
प्रतापनगर के निवासियों ने काला पानी की सजा झेली, जिससे यहाँ के निवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवागमन प्रभावित हुआ तथा इनको महंगाई के अतिरिक्त व्यवहार से बोझ से कई सालों तक जूझना पड़ा और प्रगति में पिछड़ गए। इतने संघर्ष एवं त्याग के पश्चात भी उत्तराखंड का हक उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि उत्तराखंड सरकार थोड़ा जोर दिखाए तो टिहरी बांध परियोजना में उत्तराखंड की 25% हिस्सेदारी तय हो। इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नियम 300 तहत चर्चा की मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्रीमती अनुपमा रावत जी। माननीय सदस्य श्रीमती ममता राकेश जी। माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों से संबंधित है। उत्तराखंड प्रदेश में किसानों की फसलों को खरीदने के लिए क्रय केंद्रों का वितरण नियम विरुद्ध किया जाना, किसानों की पूरी फसल को न खरीदा जाना किसानों की कमर तोड़ने के बराबर है। किसानों के पूर्व से बने सेंटरों को सरकार द्वारा बंद कराया जा रहा है। वैसे तो सरकार द्वारा किसानों की पूरी फसल क्रय किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन जब किसानों की फसल खरीदने का समय आता है, वैसे ही क्रय केंद्रों का कोटा खत्म होने का बहाना बनाकर किसानों की फसल को पूर्ण रूप से बर्बाद होने हेतु छोड़ दिया जाता है। किसानों को सरकार द्वारा किसी तरह का न्याय नहीं मिल पा रहा है। लगातार किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना किसानों के हित में नहीं है। सरकार द्वारा एक तरफ से कहा जाता है कि हम किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। किसानों की इसी तरह अनदेखी होने के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। विगत काफी समय से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। किसानों की उपज को खरीदने हेतु सरकार द्वारा आवश्यकता अनुसार क्रय केंद्र उपलब्ध नहीं कराया जाना सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। प्रकरण किसानों एवं लोकहित में महत्वपूर्ण है, अतः इस तत्कालिक एवं अविलंबनीय लोक महत्व की सूचना पर नियम 300 के तहत सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा जी, यही पढ़ा हुआ मान लीजिए। माननीय सदस्य श्री महेश जीना जी नहीं है। माननीय सदस्य श्री दीवान सिंह बिष्ट जी। अध्यक्ष पढ़ा मान लीजिए। माननीय सदस्य श्री विशन सिंह चुफाल जी। जी पढ़ा मान लीजिए। माननीय सदस्य श्री सहदेव सिंह पुंडीर जी। माननीय सदस्य श्री प्रदीप बत्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी पढ़ावा मान लिया जाए। माननीय सदस्य राम सिंह केड़ा जी। माननीय सदस्य श्री ब्रिजभूषण गैरोला जी। माननीय सदस्य श्री दुर्गेश्वर लाल जी। पढ़िए 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 पढ़िए। माननीय अध्यक्ष जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 300 के तहत अपने क्षेत्र की समस्या को उजागर करने का मौका दिया। मैं इसलिए पढ़ना चाह रहा हूं, नहीं तो मैं इस प्रश्न को मत पेटी में भेज देता। क्या वन मंत्री जी अवगत है कि उत्तराखंड राज्य में भेड़ बकरी पालन के क्षेत्र में जनपद उत्तरकाशी अन्य जनपदों की तुलना में बहुत अग्रणी है। यहाँ के उच्च पर्वतीय क्षेत्र का दशकों से भेड़ बकरी पालन स्वरोजगार का मुख्य साधन है, जिसमें विधानसभा प्रोला प्रमुख है। शीतकाल के दौरान उच्च पर्वतीय हिमालय क्षेत्रों में बर्फ गिरने व शीतकाल में जंगल चरान चुंगान नहीं होने के कारण भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों निचले क्षेत्रों में चरान चुंगान के लिए जैसे देहरादून वन प्रभाग, कालसी वन प्रभाग, नरेंद्र नगर वन प्रभाग या मसूरी वन प्रभाग के जंगलों में ले जाते हैं। लेकिन वन प्रभागों द्वारा भेड़ पालकों को जंगल चुंगान का परमिट नहीं दिया जाता है। कभी कभी पूर्व में बहुत कम क्षेत्र सीमित हेक्टेयर में परमिशन दिया जाता है, जिसके कारण भेड़ पालकों के सम्मुख शीतकाल में भेड़ बकरी पालन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और भेड़ पालक व्यवसाय के भविष्य में लुप्त होने के कगार पर है। वर्तमान में भेड़ पालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शीतकाल में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर
वन प्रभागों में भेड़ पालकों को जंगल चरान चुंगान की अनुमति दी जानी अति आवश्यक है। क्या सरकार भेड़ बकरी पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करते हुए भेड़ बकरी पालन व्यवसाय करने वाले भेड़ पालकों के हितों के लिए शीतकाल में देहरादून वन प्रभाग, कालसी वन प्रभाग या नरेंद्र नगर वन प्रभाग, मसूरी वन प्रभाग आदि में जंगल चरान चुंगान क्षेत्र को बढ़ाएगी और अनुमति देगी ऑब्लिक परमिट देगी? यदि नहीं तो सरकार भेड़ पालकों के हितों के लिए शीतकाल के चरान चुंगान के लिए क्या कदम उठाएगी? यदि नहीं तो क्यों? अतः उक्त विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए नियम 300 के अंतर्गत वक्तव्य की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पढ़ना चाहूंगा। पढ़िए। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने मुझे नियम 300 के तहत इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का समय दिया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के संबंध में उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण बिल 2015 जो कि राजभवन के पिछले 7 सालों से लंबित है, उक्त बिल को राजभवन द्वारा पुनः उत्तराखंड सरकार को कार्रवाई हेतु वापस प्रेषित किया जा चुका है, परंतु सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण विधेयक में अभी तक कोई चर्चा नहीं होने से राज्य आंदोलनकारियों में काफी निराशा व्याप्त है, जिससे सरकार और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के बीच संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है, जो कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की नाराजगी की मुख्य वजह भी है। साथ ही इस विधानसभा सत्र में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण बिल लाकर कानूनी रूप प्रदान किए जाने का नितांत आवश्यकता है। जनहित में उक्त मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना अति आवश्यक है और मैं चाहता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराएं। मत संख्या 2 नहीं है। मत संख्या 3 माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखंड विधानसभा के वर्ष 2022 के तृतीय वर्ष में उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 300 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्रवाई का विवरण अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया संबंधी निर्देश संख्या 14(3) की अपेक्षा अनुसार सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 4 माननीय आवास मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपकी अनुज्ञा से भू संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 के अध्याय 10 के अंतर्गत धारा 86(2) के प्राविधानों के अनुसार उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण रेरा द्वारा अधिसूचित उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण सामान्य विनियमन 2021 को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 5 माननीय वन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वन नियम अधिनियम 1974 उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त के अध्याय 5 के धारा 26(1) के प्राविधानुसार उत्तराखंड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 तक के आर्थिक चिट्ठों का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 6 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल संभरण सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त की धारा 50(4) के अंतर्गत उत्तराखंड जल संस्थान के वित्तीय वर्ष 2016-17, 17-18 एवं 18-19 तक के वार्षिक लेखे प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखता हूँ। मत संख्या 7 नहीं है। मत संख्या 8 नहीं है। मत संख्या 9 नहीं है। आठ में बोलना चाह रहे हैं? बोलना है? है चलिए जी। गोपाल सिंह राणा जी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र नारायणमता है और वहाँ जो डिग्री कॉलेज है खटीमा का, वो नानकमता विधानसभा क्षेत्र में है। एक प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री के मंत्री जी के यहाँ से जारी होता है और उसमें साफ लिखा हुआ है कि उसमें क्षेत्र के विधायक, मुख्य सचिव, सारे
उनको दिया हुआ है, लेकिन जो स्थानीय हमारे अधिकारी हैं उनके द्वारा, प्रशासन है, उनके द्वारा कोई भी सूचना मुझे नहीं दी जाती है। वहाँ एक सभा कक्ष का उद्घाटन किया जाता है और उद्घाटन के समय हमारे पूर्व विधायक या जो भी भाजपा के जितने और भी कार्यकर्ता उन्होंने तो बुलाया, लेकिन विधायक को बुलाने की जहमत नहीं उठाई प्रशासन ने। इसमें मेरा घोरम माना हुई है, जब मेरा अधिकार हुआ है कि वहाँ के उद्घाटन या समारोह की अध्यक्षता मुझे करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने कोई खबर नहीं दी मुझे, ना कोई फोन किया, ना कोई कार्ड दिया, कुछ नहीं। और शिलापट का भी शिलापट लगाया गया, उसमें पूर्व विधायक का नाम अंकित किया गया है, जो बिल्कुल बहुत ही मेरे साथ घोर अन्याय है। अध्यक्षता मुझे करनी चाहिए, शिलापट में मेरा नाम होना चाहिए। ये पहले भी बार बार सदन में माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्देश भी दिए गए। तो मेरा मानना है कि इस तरह की जो कृत्य किया गया है ये घोर निंदनीय है और इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र के विधायक को सूचना देनी चाहिए, उन्हें बुलावा आना चाहिए। तो मेरा कहना ये आप सदन को या सरकार को निर्देश दें, भीड़ से निर्देश जाए कि सरकार इस तरह आइंदा न करे और विधायकों के साथ अनदेखी ना, उनकी बेइज्जती ना हो। मेरा कुछ कहना चाहेंगे? माननीय अध्यक्षा जी, जैसा सदन के सम्मानित सदस्य बहुत वरिष्ठ हैं आदरणीय गोपाल राणा जी, आपके द्वारा जिस प्रकार से बताया गया, निश्चित रूप से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक है किसी भी सरकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता उनके द्वारा ही हो। यदि कोई ऐसा विशेष विषय आपके जैसा आपने बताया उसका परीक्षण करा लें। मैं यहाँ से पीठ से निर्देशित भी करना चाहूंगी सरकार को कि विधायकों को जो जब मुख्यमंत्री जी या अन्य कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है उसमें विधायकों को जरूर इन्फॉर्मेशन दी जाए और साथ ही साथ शिलापट पर भी उनका नाम अवश्य होना चाहिए। माननीय प्रीतम सिंह जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं एक गंभीर विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 9 नवंबर 2000 को 3 राज्यों का निर्माण केंद्र की सरकार करती है, जिसमें 2 राज्यों में अस्थायी राजधानी घोषित कर दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड राज्य को अस्थायी राजधानी दी जाती है और वो अस्थायी राजधानी देहरादून में स्थापित होती है। और बार बार एक बात उठती है कि अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे। ये नारा जो है सत्ता पक्ष में बैठे हुए हमारे साथी देने का काम करते हैं। अस्थायी राजधानी के बाद उत्तराखंड आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य निर्माण में अपना अहम योगदान देने का काम किया, कई आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। हम खटीमा की घटना को, रामपुर तिराए की घटना को, मसूरी की घटना को भुला नहीं सकते हैं। और एक लंबे संघर्ष के बाद हमें ये राज्य मिला और उत्तराखंड आंदोलनकारियों का स्वप्न था कि इस पर्वतीय क्षेत्र की राजधानी गैरसैंण के अंदर स्थापित हो। और उत्तर प्रदेश के समय में भी जब दीक्षित आयोग का गठन किया गया था, उन्होंने भी अपनी संस्तुति इस परिप्रेक्ष्य में देने का काम किया। और राज्य के आंदोलनकारियों की भावनाओं को देखते हुए, आम जन की भावनाओं को देखते हुए, मैं आ रहा हूं, बोलने तो दीजिए, आपको बोलने से भी परहेज है क्या? मैं आ रहा हूं। आपने जो विशेषात मैं वही हाँ है मेरे पास तो सदन की हाँ है ना,
माननीय अध्यक्षा जी, ये तो कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए। जब हम बोलने उठते हैं संसदीय कार्य मंत्री जी को पता नहीं क्यों परेशानी नहीं, आप बोलिए। आप कह रहे हैं, मैं उस पे आ रहा हूं कि सदन की अवमानना किस तरीके से आपने की। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में जब लोगों की भावनाएं थी, हम सरकार में थे और सरकार में रहते हुए पहली कैबिनेट की बैठक गैरसैंण के अंदर आहूत की गई थी। विजय बहुगुणा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे और सतपाल महाराज जी ने जो स्वागत हमारा वहां पर किया, उस पहली कैबिनेट में मैं आज हमारे बीच में वहां के तत्कालीन विधायक हमारे बीच में नहीं है, तो आप लोगों ने जिस तरीके से हमारा स्वागत किया था, तो पहली कैबिनेट की बैठक वहां आहूत की गई। उसके बाद वहां पर जो है टेंट में जो है सत्र भी आहूत किया गया और भराड़ी सैन को विकसित करने का जो स्वप्न था, उसको मूर्त रूप देने का काम तत्कालीन सरकार ने किया। और मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि कैसे सदन की अवमानना हुई है। 4 मार्च 2020 को भराड़ी सैन में सत्र आहूत होता है और सत्र आहूत होने के बाद पूर्ववर्ती सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द भराड़ी सैन में कहे थे, मैं उनको दोहराना चाहता हूं। सरकार पर आज पूरे राज्य की निगाह है। तमाम तरह की अपेक्षाएं राज्य हमसे आज कर रहा है और इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को खुशखबरी देना चाहता हूं कि गैरसैंण भराड़ी सैन इस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेजों की थपथपाहट। और उस समय आप पीठ पे थे संसदीय कार्य मंत्री जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किस तरीके से सदन की अवमानना की गई है। आप पीठ पर थे। अध्यक्ष जी ने जो शब्द कहे उस समय मैं उसको भी इस सदन में रखना चाहता हूं। श्री अध्यक्ष, इसके लिए मैं पूरे सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। ये बात कही थी, याद है? नहीं, मैं जो कार्रवाई में है मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। इसमें और भी शब्द हो सकता है, इसमें जो कार्रवाई में मेरे पास है मैं बता दूंगा अभी। नहीं, आप बता देना। मैं ये शब्द आपके के लिए काफी है। आपकी संवेदनाओं को झकझोरने के लिए मैं समझता हूं ये जो मैंने शब्द कहे ये घाव करे अति गंभीर। माननीय अध्यक्षा जी, जी। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हो जाती है, लेकिन एक दिन भी ग्रीष्मकाल के दौरान भराड़ी सैन से राजधानी संचालित नहीं होती है। एक दिन भी संचालित नहीं होती। सिर्फ जो है